की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। हिसारिया के सिर पर सभापति का ताज, कांग्रेस की हुई किरकिरी। शपथ लेने के बाद पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हिसारिया। मां ने कहा बचपन से सीधा है राजू। परिणाम आने के साथ ही हिसारिया समर्थकों में उत्साह, जमकर मनाया जश्न। नगर परिषद में कमीशन खोरी से आहत है सभापति, कहा भ्रष्टाचार खत्म करना ही प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद सभापति पद के लिए भाजपा नेता राजकुमार हिसारिया की ताजपोशी कर दी गई है। हिसारिया ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सैनी को जबरदस्त शिकस्त देते हुए भाजपाई खेमे को उत्साह से लबरेज कर दिया। खास बात है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारी तय कर अपनी खूब किरकिरी करवाई। भाजपा नेता राजकुमार हिसारिया अब सिर्फ व्यापारी नेता नहीं बल्कि नगर पिता बन चुके हैं। बतौर भाजपा प्रत्याशी 45 में से 39 पार्षदों का समर्थन हासिल कर वे सभापति बन चुके हैं। दिन भर सभापति चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी रही। सुबह निर्धारित समय पर राजकुमार हिसारिया नामांकन दाखिल करवाने नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। इस वक्त भाजपा के युवा नेता नरेंद्र खिलेरी और पार्षद रमेश पेंटर साथ थे। कांग्रेस ने मनोज सैनी को प्रत्याशी बनाया था। मनोज सैनी निर्दलीय पार्षद गणेश बंसल और सुमित रेणुआ के साथ पहुंचे तो राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का दौर चल पड़ा। आखिर मनोज सैनी गणेश बंसल के साथ कैसे आए? क्या परिणाम में उलटफेर संभव है? अटकलबाजियों का दौर चल पड़ा। किस्तों में पार्षद आते और मतदान के बाद उन्हें वापस ले जाया जाता। बड़ी बात यह है कि भाजपा की तरफ से सब कुछ रणनीति के तहत हो रहा था। जल संसाधन मंत्री के पुत्र अमित साहू अपने सहयोगी अरुण खिलेरी, नरेंद्र खिलेरी और ओम सोनी के साथ रणनीति को अंजाम देने में जुटे रहे। खास बात यह देखने को मिली कि चेयरमैन पद के अन्य दावेदार अमर सिंह राठौड़ और राजकुमार तंवर आखिर में एक साथ मतदान करने पहुंचे। उन्होंने राजकुमार हिसारिया के साथ एकजुटता दिखाई और फोटो भी करवाई। आखिरकार मतों की गिनती का भी वक्त आया। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी ने हिसारिया को विजयी घोषित किया। राजकुमार हिसारिया की विजयी होने की खबर अमित साहू ने जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप को दी। उन्होंने मतों के अंतर के बारे में भी बताया। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में ही उपखंड अधिकारी ने नवनिर्वाचित सभापति को शपथ दिलाई। मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ सत्य निष्ठा से। परिणाम आने के बाद सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारकर अपनी किरकिरी क्यों करवाई? क्यों नहीं निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता तय कर शहर की राजनीति में नई शुरुआत करने की परंपरा कायम की? बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक डॉक्टर धूप सिंह पुनिया की जिद की वजह से यह सब हुआ। कुछ भी हो, भाजपा ने रणनीति के तहत कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, जिसकी भरपाई करने में कांग्रेस को काफी वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। आदमी कितने बड़े मुकाम पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन मां के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। हनुमानगढ़ के सभापति राजकुमार हिसारिया भी इस बात को बखूबी मानते हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद भी अपने टाउन स्थित आवास पर पहुंचे और अपनी मां श्रीमती धन्नी देवी का आशीर्वाद लिया। ये है हनुमानगढ़ के नगर पिता की माता श्रीमती धन्नी देवी। बेटे को उपलब्धियों के शीर्ष पर खड़ा देख मां की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुशी ऐसी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है। स्काई चैनल ने उनसे पूछा कि आखिर इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सब खुश हो रहे हैं तो मुझे तो खुशी होनी ही चाहिए। बचपन में कैसे थे राजकुमार हिसारिया? उन्होंने दो टूक कहा कि बिल्कुल सज्जन, कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। आप खुद सुनिए क्या कहा सभापति राजकुमार हिसारिया की मां श्रीमती धन्नी देवी ने। हाँ, खुश तो सारी दुनिया ही हो रही है।
हाँ नहीं, आपके बेटे इतने बड़ा आज नेता बन गए, आज चेयरमैन बन गए हैं, वो तो कितनी खुशी हो रही है आज छोरो इतो बड़ा बन गयो, नेता बन गयो, तो खुशी सब नहीं हो रही है, मन्ने तो होनी। शहर में विकास करवाएंगे, काम करवाएंगे, आप मानते हैं? हाँ काम तो करावेगा, बड़ा जी का काम तो कराना ही पड़े। ठीक है। नहीं, इनकी सबसे खासियत आपको क्या लगती थी, क्या अच्छे, मतलब जब बचपन छोटे थे ये कैसे थे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो जी बेटा शुद्ध बहुत हो, और तो मैं क्या बताऊं था ने, कदे कहने सागे झगड़ियो नहीं, कदे कहने सागे बोलियो नहीं, फालतू बात ना कह करे। राजकुमार हिसारिया के सभापति बनने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने जमकर जश्न मनाया। नगर परिषद कार्यालय के सामने बाहर निकलते समर्थकों ने हिसारिया को कंधे पर बिठा लिया और वे ढोल की थाप पर थिरकते हुए गुलाल उड़ाने लगे। नवनिर्वाचित सभापति राजकुमार हिसारिया नगर परिषद में व्याप्त कमीशनखोरी से आहत हैं। सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्काई चैनल से बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। हनुमानगढ़ के नवनिर्वाचित सभापति राजकुमार हिसारिया ने कमीशनखोरी रोकने और नगर परिषद से भ्रष्टाचार को खत्म करने की घोषणा की है। सभापति बनने के बाद स्काई चैनल को दिए इंटरव्यू में हिसारिया ने कहा कि नगर परिषद और भ्रष्टाचार परस्पर पर्याय बनकर रह गए हैं। हमें इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उसके बाद बिजली, पानी, सड़क, ये जो भी एक जो शुरुआती होती है वो सारी देखूंगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको मैं ये कोशिश करूंगा भी इसका अंत हो जाए। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया ने कहा कि हनुमानगढ़ उनके लिए साझा परिवार जैसा है, जहां पर अच्छे और बुरे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देना और गलत लोगों को सुधार कर रास्ते पर लाने का प्रयास करना उनका काम होगा। हनुमानगढ़ को एक साझा परिवार मानता हूं और साझे परिवार में अच्छे बुरे सब होते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इस साझे परिवार को मैं आगे तक ले जाऊं। जो बुरे हैं उनको दूर करूं, उनसे मैं दूर रहूं और उनको समझा के कैसे न कैसे मैं पटरी पे लेके आऊंगा, ये मेरी इच्छा है। जब स्काई चैनल ने उनसे पूछा कि आखिर सभापति के तौर पर वे कैसा शहर चाहते हैं, तो हिसारिया ने दो टूक कहा कि बिल्कुल साफ सुथरा शहर। साफ सुथरा, जैसे कि ये पता लगे कि ये जिला हेडक्वार्टर है। अभी तक ये इसके रूप नहीं लगता जिला हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर राम प्रताप जी का यही सपना है, इसलिए उन्होंने मेरे को आगे किया है, वरना वो मेरे को आगे नहीं करते। राजनीति से परे बेबाकीपन ही राजकुमार हिसारिया की पहचान है। यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि सभापति पद पर पार्टी के कुछ अन्य नेताओं की भी नजर थी, आखिर वे नाराज साथियों को किस तरह मनाएंगे, हिसारिया ने फौरन कहा कि नाराजगी दूर करना पार्टी का काम है। हाँ, यह विश्वास दिला सकता हूं कि उनके काम को प्राथमिकता से करवाऊंगा। तो पार्टी करेगी, ये मेरा काम नहीं है संतुष्ट करना। मैं तो उनके जो काम है वो करूंगा, पार्टी का काम है ये संतुष्ट कर। भाजपा के जिला पर्यवेक्षक सत्यप्रकाश आचार्य ने कहा कि निर्दलीय पार्षदों को हमने नहीं बुलाया, बल्कि वे खुद सरकार के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए भाजपा को समर्थन देने पहुंचे। स्काई चैनल के साथ खास मुलाकात में आचार्य ने भाजपा की रणनीति को लेकर बातचीत की।
आइए देखते हैं क्या कहा भाजपा के ऑब्जर्वर सत्य प्रकाश आचार्य ने। भाजपा ने एक बार फिर सफलता हासिल की है और नगर परिषद में लगातार दूसरी बार भाजपा का बोर्ड बना है। हमारे साथ हैं भाजपा के जिला पर्यवेक्षक सत्य प्रकाश आचार्य जी। आचार्य जी, ये बताएं, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप दूसरी बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बनाने में सफल जनता का सहयोग मिला है, उसके लिए जनता को भी धन्यवाद आपके माध्यम से। एक तो यह कि भाजपा ने हमेशा इस बार रणनीति जो है ना बड़े अजीबोगरीब कांग्रेस वाली रणनीति रही है आपकी, कि बिल्कुल सिंबल भी आपने लास्ट बार दिया है, लास्ट समय आकर दिया है। आखिर इसकी क्या रणनीति थी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो हमारी जो चयन समिति थी, जिला स्तर पर जो चयन समिति बनी थी, उस चयन समिति ने विचार किया और विचार करने के बाद प्रदेश को हमने वो सारे जो हमारा पैनल बनाया था उन्होंने प्रदेश को दे दिया गया और प्रदेश ने जब तय करके हमें दिया तो हमने बना दिया। इस प्रकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें हम कोई गोपनीयता रखें। हमारी तो पारदर्शिता के साथ, सर्वे के साथ और पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देने की हमारी मानसिकता थी, हमने उसी की क्रियान्वित की है। जी, लेकिन आरोप है, एक बहुत बड़ा आरोप यह है भाजपा पे कि जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको अपने स्वतंत्र रूप से अपना सभापति चुनने का अधिकार नहीं दिया है, खूब सारी लामबंदी हुई, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने पार्षदों से राय ली है, उनकी व्यक्तिगत उनका क्या सोच है उनसे विचार किया है और पार्षदों ने बड़े खुले मन से अपनी बात कही है और उस बात के आधार पर हमारे जो यहाँ के नेता हैं डॉक्टर राम प्रताप जी, जो जिला प्रभारी भी हैं और जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, हम सब ने कहा कि डॉक्टर साहब के ऊपर जो ठीक समझते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की, पार्षदों की और सबकी राय देख करके हमने बड़ी डेमोक्रेटिक तरीके से इस बात का हमने चयन किया है। जी, लेकिन प्रदेश स्तर पर ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव परिणाम आने से पहले ही जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़ेबंदी की जा रही थी। ऐसा है, कोई धड़ेबंदी नहीं, हमने तो प्रशिक्षण किया है। हमने कार्यकर्ताओं के नाते, हमारे वो भी कार्यकर्ता हैं जो हमारे पार्षद जीते हैं, हमने केवल उनका प्रशिक्षण किया और प्रशिक्षण के आधार पर हमने उनको रीति नीति बताई, आपको 3-5 साल तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हनुमानगढ़ के लोगों की क्या इच्छा है उनको आप कैसे पूरी करोगे, इस प्रकार की बात की है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद भी भाजपा में जब प्रचंड बहुमत है फिर भी निर्दलियों से संपर्क साधा गया, उसका समर्थन लिया गया, ये क्या रणनीति थी? नहीं, हमने कोई संपर्क नहीं साधा है, हमारा स्पष्ट बहुमत आया है और जो यहाँ पार्षद जीत के आए उनकी इच्छा है कि हम जो सरकार जो बनने जा रही है उसके साथ रहें ताकि हमारे पूरे हनुमानगढ़ का विकास हो। स्वयं आए, हमने किसी को नहीं बुलाया। उपसभापति कौन होगा? वो हमारे, अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ, हम सब बैठ के फिर इस पर रात को विचार करेंगे। नगर परिषद सभापति के बाद अब सबकी नजरें टिकी हैं उप सभापति के चुनाव पर। गुरुवार को उप सभापति का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर यह पद नगीना बाई को मिले या फिर मौजूदा उप सभापति कालूराम शर्मा के नाम पर भी सहमति बन सकती है। अगर दोनों ही स्थिति नहीं बनी तो नए चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। भाजपा राजकुमार हिसारिया को सभापति बनाने में सफल हो गई। अब उप सभापति पद को लेकर पार्टी में पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। खास बात है कि पार्टी ने अब तक प्रत्याशी के नाम को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि पार्टी नगीना बाई के नाम पर मुहर लगाए, क्योंकि नगीना बाई एकमात्र पार्षद हैं जो लगातार 5 दफा निर्वाचित हुई हैं। उनका अनुभव है। वहीं मौजूदा उप सभापति कालूराम शर्मा का नाम भी इस दौर में चल रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 5 साल तक उनके कामकाज को देखते हुए पार्टी यह जिम्मा फिर सौंप सकती है। अगर दोनों ही स्थिति नहीं बनी तो फिर किसी नए चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। आपको बता दें कि उप सभापति का चुनाव गुरुवार को होगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भले ही 26 नवंबर को विधि दिवस घोषित हुआ हो, लेकिन सच तो यही है कि देश की तरह हनुमानगढ़ में भी विधिक जागरूकता की कमी है। बावजूद इसके जिला मुख्यालय पर बुधवार को विधि दिवस पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ।
कानून का ज्ञान होना हर संवेदनशील नागरिक के लिए जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सच नहीं है। हालांकि आम लोगों को कानून की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विधिक दिवस घोषित है। संयोग ही है कि 26 नवंबर को देश में विधिक दिवस मनाने की परंपरा है, लेकिन हनुमानगढ़ में इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आखिर क्यों मनाया जाता है विधिक दिवस? वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी कहते हैं कि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान सभा को अंगीकार किया था, इसलिए इस दिन विधिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विधि दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमने इस संविधान को अंगीकार किया था और उसके पश्चात इसी विधि दिवस का रूप दिया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि विधि दिवस को समुचित रूप से मनाया नहीं जाता। विधि से संबंधित, न्यायालयों से संबंधित जो भी लोग हैं उनको विधि दिवस को मनाया जाना चाहिए। एक तरफ हम विधिक साक्षरता के नाम पर आयोजन करते हैं, लेकिन विधि दिवस को हम भूल जाते हैं। हर विधि दिवस को हमने जो संविधान को अंगीकार करते समय इस देश की जनता से जो वायदे किए गए थे कि हम संविधान को लागू करके क्या कुछ कर देंगे, उसके ऊपर हमेशा समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक दो बार हम लोगों ने कार्यक्रम किए थे विधि लॉ कॉलेज के साथ मिलके, लेकिन बहुत कम लोग रुचि लेते हैं, इसलिए विधि दिवस को महत्व नहीं दिया जा रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी स्वीकार करते हैं कि कानून की जानकारी को लेकर गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं होते, वरना इस तरफ रुझान अवश्य नजर आता। सोनी कहते हैं विधिक त्रुटियों का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कहीं यह नहीं लिखा कि नगर परिषद का सभापति बनने के लिए पार्षद होना जरूरी है, फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। जागरूकता के लिए अभी हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ हम 2005 से ई कोर्ट्स का सपना देख रहे हैं और ई कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन विधिक साक्षरता के नाम पर विधिक दिवस में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कानूनों को समुचित रूप से जो है वो बनाया जाए, क्योंकि मल्टीपल लॉ, ओवरलैपिंग लॉ बने हुए हैं एक के ऊपर एक। अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हम का बोझा हम ढो रहे हैं। मैं आपको अभी इस चैनल के माध्यम से मतलब ये बताना चाहूँगा कि आज के दिन कि विधि का किस रूप में हो रहा है कि हमारे यहाँ भी नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो व्यक्ति नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा उसके लिए पार्षद होना आवश्यक है। हालांकि होना चाहिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव में, लेकिन ये एक विधि का बहुत बड़ा लेकुना है। तो इस तरह से अनेकों कानून हैं जिनमें विधिक त्रुटियां रही है और विधि की समीक्षा नहीं हो पाती। इसलिए अभी हमें विधिक साक्षरता के रूप में नियमित रूप से जो है वो विधि का ज्ञान दिया जाना चाहिए, आरटीआई के संबंध में और अन्य जितने भी विधिक प्रावधान है उसके संबंध में। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता 9 दिसंबर से श्रीगंगानगर में होगी। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर श्रीगंगानगर स्थित पंचायती धर्मशाला में प्रतिनिधियों की बैठक हुई। श्रीगंगानगर वुशु संघ की बैठक पंचायती धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नितिन अग्रवाल ने की। सचिव मनजीत कुमार के मुताबिक 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता पंचायती धर्मशाला रेलवे स्टेशन के सामने श्रीगंगानगर में होगी। विचार विमर्श कर इस राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, टूर्नामेंट डायरेक्टर धर्मेंद्र देवर्त, सचिव मनजीत कुमार, कोषाध्यक्ष सनी कुमार, टूर्नामेंट उप सचिव मालचंद योगी, टूर्नामेंट व्यवस्था एवं टेक्निकल अधिकारी शमशेर सिंह समरा, उमा शंकर, ममता वर्मा, दीपक को बनाया गया है। प्रतियोगिता के लिए घोषित कार्यकारिणी ने राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों को जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी हैं। इस प्रतियोगिता में सभी जिलों के सब जूनियर, सीनियर वर्ग के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। सभी जिलों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की प्रविष्टियां 5 दिसंबर तक श्रीगंगानगर वुशु संघ को भेजी जाएंगी। इस टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। श्रीगंगानगर में आयोजित होने वाली इस राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के लिए समस्त खेल प्रेमियों में भारी उत्साह का माहौल है।
नोहर में साहबा बस स्टैंड पर बस की छत पर चढ़े छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक छात्र ITI का स्टूडेंट था। गुस्साए लोग बिजली विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नोहर के साहबा बस स्टैंड पर बस की छत पर चढ़े एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक छात्र ITI का स्टूडेंट था। घटना से गुस्साए लोग नोहर के सरकारी अस्पताल में एकत्रित होकर बिजली विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना के अनुसार यहां के एक ITI कॉलेज का छात्र संदीप बस की छत पर चढ़कर नीचे पाइप पकड़ रहा था। इसी दरमियान पाइप ऊपर से गुजर रही 11,000 kV की लाइन को छू गया, जिससे पूरी बस में करंट आ गया। करंट के झटके से संदीप और पाइप के तार अलग हो गए। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने संदीप को चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद नागरिक और परिजन चिकित्सालय में जमा हो गए और विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जगह जगह विद्युत की झूलती तारों से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग नहीं चेत रहा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नोहर में क्रय विक्रय सहकारी समिति में बीज वितरण को लेकर अव्यवस्थाएं इतनी हावी हुई कि किसान दिन भर भटकते रहे, लेकिन उन्हें बीज किट उपलब्ध नहीं हो सकी। गुस्साए किसानों ने समिति अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। नोहर क्रय विक्रय सहकारी समिति में बीज लेने के लिए 10 गांव के हजारों किसान दिन भर भूखे प्यासे भटकते रहे, लेकिन बीज वितरण से जुड़े कर्मचारी काउंटर बंद कर चलते बने। इससे गुस्साए किसानों ने समिति के अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित काश्तकार देर शाम तक समिति कार्यालय में जमे हुए थे। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसल बुआई के लिए रियायती दरों में बीज किट वितरित की जानी थी। इसके तहत करीब 9,000 रुपए की किट महज 1,300 रुपए में दी जा रही थी। इसके तहत योग्य किसानों के फार्म भी जारी किए गए थे। इसको लेकर सोमवार को अनाज मंडी में स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय में 10 गांव के काश्तकार आ गए। हालांकि किट वितरण के लिए समिति की ओर से 2 काउंटर लगाए गए थे, लेकिन भीड़ अधिक बढ़ने के कारण वहां काफी अव्यवस्था हो गई। इससे करीब 11 बजे दोनों काउंटर एक साथ बंद कर दिए गए। इससे कुछ देर तक तो किसानों ने इंतजार किया, लेकिन दोपहर तक वहां कोई नहीं पहुंचा, जिससे काश्तकार पंचायत समिति के विकास अधिकारी और SDM के पास भी गए। SDM ने कृषि अधिकारियों को फोन पर सुचारू रूप से किट वितरण करवाने के आदेश दिए। बावजूद इसके शाम 4 बजे तक सहकारी समिति का कोई भी प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। इस पर गुस्साए किसानों ने कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। देर शाम तक किसान सहकारी समिति कार्यालय में अधिकारियों का घेराव किए हुए थे। की जा रही है। नोहर विधानसभा के जितने भी काश्तकार हैं पूरे के पूरे सहकारी कृषि विभाग में यहाँ आए हुए हैं, जो कि हम SDM साहब के पास भी गए थे। SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपका बीज वितरण करवा देंगे। उसके बावजूद भी उन लोगों ने आज तक कोई भी बीज वितरण नहीं करवाया है और अभी तक माताएं बहनें यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं और उनके साथ में निजी वाहन लेकर के ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए हैं, जो किसानों के साथ में अनदेखी पूरे का यह प्रशासन कर रहा है। जो वीडियो पास के पंचायत समिति में गए हैं, वीडियो साहब वहां से हमारे एक किसान को लेकर के SDM के पास भी गए हैं। उसके बाद में कोई हमारे साथ में किसी प्रकार का बीज वितरण नहीं किया गया है।
श्रीमान जी से निवेदन करना चाहते हैं कि किसानों के साथ में ऐसी अनदेखी हुई तो बुआई का टाइम है, किसान तरस रहे हैं, पानी के हालात खास्ता है और किसानों को बीज वितरण में किसी प्रकार की कोई संकट विपदा नहीं होनी चाहिए। मदन माना हमारे मेरे साथ मेरे गांव के तकरीबन 500 किसान सुबह 8 बजे यहाँ कृषि पर्यवेक्षकों के बताए मुताबिक बीज लेने के लिए विद फार्म के साथ आईडी के साथ आए हुए थे, परंतु इन कर्मचारियों ने किसी किसान की नहीं सुनी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑफिस बंद रहा। हम 15-20 किसान एसडीएम साहब के पास गए, ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने हमें संतुष्ट किया कि आपका वितरण शुरू करवा देंगे। उन्होंने उनके कृषि पर्यवेक्षक के ऊपर अधिकारी एडी को बुलाया और आदेश दिया कि वितरण करो। उनके पास एडी ने कह दिया कि हम वितरण करेंगे, अभी कर देंगे साहब, और यहाँ आए ऑफिस में परंतु वितरण नहीं किया। नौहर में एक उपभोक्ता के घर बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए एक कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता ने मारपीट की, जिसे निगम के कर्मचारियों ने थाना के सामने प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विद्युत कर्मियों का कहना है कि आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में विद्युत कर्मियों को ड्यूटी के दौरान सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। नौहर विद्युत बिल की बकाया राशि वसूलने गए विद्युत विभाग के एक जयन सहित 4 जनों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने मंगलवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता की इत्तला पर 2 जनों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जाति सूचक गालियां निकालने और सरकारी कागजात फाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया है। घटना से आक्रोशित विद्युत कर्मियों ने पुलिस थाना के समक्ष प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग थी कि आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। जानकारी के अनुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता नवनीत सिंह ने बताया कि मंगलवार को वे निगम के कर्मचारी शांतिलाल, कानाराम और सहदेव के साथ जब निगम की विद्युत की बकाया राशि 11,000 रुपए वसूलने के लिए तथा कनेक्शन काटने साहवा बस स्टैंड वार्ड संख्या 16 स्थित एक उपभोक्ता के घर गए, तब अमर सिंह और उसके भाई ने निगम के कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और सरकारी कागजात फाड़ दिए और जाति सूचक गालियां भी निकाली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इससे पूर्व घटना से गुस्साए विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रही मारपीट की घटनाओं से काम करना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने निगम से काम के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करवाने और आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर जिले भर में आंदोलन करने और विद्युत व्यवस्था ठप करने की चेतावनी भी दी। इस मौके पर निगम के अनेक विद्युत कर्मचारी मौजूद थे। 11 बजे के समथिंग हम के नाम में डीसीओ लिस्ट पे कार्रवाई करने के पर्पज से गए थे अंबेडकर भवन सावा रोड के पास पे। तो उसी टाइम हमारे कर्मचारियों के साथ के नाम में मारपीट हुई। जब मौके पे मैं पहुंचा तो मेरे साथ भी गाली क्लोज और वैसे ही विवेर हुआ। भी कर्मचारियों के नाम एक सुरक्षा प्रोटेक्शन दी जाए और उनके बार बार ये हो रही है, रीजन क्या है इसका, बार बार क्यों हो रही है? ये कर्मचारी बार बार पिटते रहेंगे तो क्या नाम है यहाँ पे काम करने के लिए क्यों बैठे हम? उसमें पीछे उस बंदे ने के नाम उसको हमने काफी देर प्यार से समझाने की कोशिश की कि भैया हम सिर्फ के नाम में बकाया वसूली करने आए, आप कब तक जमा कराओगे? आपको पिछले 15 दिन कंटिन्यू के हमने टाइम दे चुके हैं, फिर भी बार बार वही एक ही रीजन कि नहीं पैसे जमा करवाएंगे। जब कर्मचारी ने कनेक्शन काटने की कोशिश की तो क्या नाम है वही लठ और वगैरह हथियार लेके बाहर आ गया। जबरदस्त है। सारे के सारे विद्युत कर्मचारी के नाम है, सारे के रोज मेरे साथ हमारे जितने विद्युत विभाग से जुड़े हुए कैंडिडेट है वो सभी के सभी ने काम को स्थगित कर दिया। यदि आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सारे के सारे कर्मचारी के नाम में धरने पे है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।